हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आइए हम लोग आज देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ एनीमिया के इथियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक, कॉज के बेसिस पर, क्योंकि हम लोग मार्फोलॉजी देख चुके थे और इथियोलॉजी पहला हम लोग भी देख चुके थे। आज हम लोग सेकेंड देखते हैं क्या, हीमोलाइटिक एनीमिया। पहला आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, हम लोग क्या देखते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया ये क्यों होता है, ये जब क्या हो जाता है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है, हीमोलाइसिस है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। और जब यही हाई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है, या कह सकते हैं एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया क्या, एक्सेसिव हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस होता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को हीमोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसका कॉज देखें कि किस किस वजह से हो सकता है, तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं कॉज के, एक तो एक्सटेंसिक और एक इंटेंसिक। क्या हो सकता है, पहला एक्सटेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। नाम से ही लग रहा होगा कि एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। अब दूसरा कन्फर्म ही हो गया, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। ठीक, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। तो कॉज में एक्सटेंसिव और इंटेंसिक हो गया, तो एक्सटेंसिक से एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, इंटेंसिक से इंटरनल फैक्टर। इंटेंसिक में ये हम लोग कॉज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिक फैक्टर में जैसे कौन से होते हैं, सिकल सेल एनीमिया। कौन से, सिकल सेल एनीमिया। हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे कि सिकल सेल डिजीज जो है क्या होता है, तो आप बस यहाँ नाम जान लीजिए सिकल। इसमें जो है मार्फोलॉजी की बात करें तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे कि सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, आरबीसी की जो शेप होती है वो किस में हो जाती है, सिकल शेप में। किस में हो जाता है, सिकल शेप में आरबीसी का। सिकल शेप पहले नॉर्मल आरबीसी, राउंड एंड बाइकॉन्केव नॉर्मली। ठीक, राउंड और क्या, बाइकॉन्केव होता है, लेकिन इसमें क्या सिकल शेप में हो जाता है, मीन्स कुछ इस टाइप का। ठीक, सिकल शेप में हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है इंटेंसिक फैक्टर में, वो है हमारा थैलासीमिया। क्या हो जाता है, थैलासीमिया हम लोग भी कहीं कहीं पढ़े हो क्या, ये दो टाइप के, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, एक बीटा होता है। इसमें अगर मार्फोलॉजी की बात करें, किसमें, थैलासीमिया में, तो क्या हो जाता है, इर्रेगुलर और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्या हो जाता है, इर्रेगुलर शेप का हो जाता है, इर्रेगुलर, या फिर कह सकते हैं माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ठीक है, जिसमें मार्फोलॉजी बताए थे उसमें बताए थे कि इससे कैसे आप जानते हैं, इससे जो है हमारा क्या जानते हैं, साइज। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, तो यहाँ क्या साइज हो जाएगा, स्मॉल हो जाता है। और इससे क्रोमा कलर से। ठीक, तो हाइपो मीन्स लेस, कलर जो है उसका लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो
कौन कौन से, इंटेंसिव में हमारा सिकल सेल हो गया और थैलासीमिया हो गया, ठीक है। और मार्फोलॉजी की बात किए थे तो सिकल सेल हुआ था और इरेगुलर हो गया था। अब हम लोग एक्सटेंसिव में बात करेंगे। एक्सटेंसिव में जो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे हमारा लीवर फेल्योर हो गया, लीवर हमारा फेल कर जाता है तो उस समय भी क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव फैक्टर, ठीक। कौन से देखते हैं पहले, लीवर फेल्योर। लीवर फेल्योर की वजह से भी क्या हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। या फिर किडनी फेल्योर से भी, मतलब रीनल डिसऑर्डर, ठीक। या कह सकते हैं स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, स्प्लीन इंक्रीज साइज, ठीक। अच्छा, इस केस में मार्फोलॉजी जो आरबीसी की होती है वो हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक ही होता है। क्या होता है, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, ठीक। तो इससे क्या जाने थे हम लोग, साइज, और इससे क्या, कलर, ठीक। तो नॉर्मल साइज क्या हो जाएगा, इसका शेप जो है नॉर्मल रहेगा, ठीक। और इससे क्या जाने थे, कलर, तो कलर भी क्या है, नॉर्मल, जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में जैसा उसका कलर रहेगा सेम उसी टाइप का रहेगा। या हम इससे भी कह सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर में अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके वजह से भी हो जाता है, जैसे हेपाटाइटिस हो गए, मलेरिया हो गए, ठीक है। किसके वजह से, इन्फेक्शन, ठीक। इन्फेक्शन में जैसे मलेरिया, हेपाटाइटिस, तो क्या इसमें क्या होगा, मार्फोलॉजी ऑफ आरबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, जो पहला है उससे हम लोग साइज जानते हैं और जो दूसरा है उससे हम लोग इसका क्या जानेंगे, कलर जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा पढ़े, हीमोलाइटिक एनीमिया। हम लोग अगला देखते हैं क्या, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। कौन सा, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, इसका मतलब जब न्यूट्रिशन की क्या होगा, डिफिशियंसी होगी तो उसमें होगा। तो कौन कौन से न्यूट्रिशन हो सकते हैं आप बताएंगे, कौन कौन से न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो हमारे इसमें हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी, जो कि मोस्ट कॉमन है, हम लोग पढ़ते भी हैं और मोस्ट कॉमन होता भी है आयरन से ही, ठीक है। प्रोटीन डिफिशियंसी से हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से, हमारा आयरन हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन B12 हो सकते हैं और फोलिक एसिड हो सकते हैं। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, थर्ड, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ किससे हो जाएगा, न्यूट्रिशन से। जब न्यूट्रिशन क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, पहला आयरन डिफिशियंसी, ठीक। दूसरा प्रोटीन डिफिशियंसी से, ठीक। और विटामिन B12 से और फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी से और किससे, विटामिन B12 के और किससे, फोलिक एसिड, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी में क्या हो जाता है, यहाँ जो मार्फोलॉजी होता है आयरन डिफिशियंसी में क्या होगा आप बता सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी हो रहा है, उसका मैचुरेशन हो नहीं पाएगा आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का मैचुरेशन हो नहीं पाएगा, डेवलपमेंट सही हो नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा मार्फोलॉजी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक।
क्या हो जाता है, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ठीक, माइक्रो मतलब स्मॉल, क्या हो जाएगा, साइज जो है इसका स्मॉल रहेगा। ठीक, हाइपोक्रोमिक कलर भी जो है लेस हो जाएगा। ठीक है, कलर भी जो हमारा कलर होता है वो कम हो जाएगा। ठीक, क्या होता है मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट आरबीसी का नहीं हो पाता है। डेवलप ऑफ आरबीसी नॉट कंप्लीटेड। ठीक, कंप्लीट। अब हम लोग अगला देखते हैं क्या, प्रोटीन डिफिशियंसी। अगर प्रोटीन डिफिशियंसी में बात करें तो इसमें जो हमारा मॉर्फोलॉजी होता है वो माइक्रो ना होके माइक्रो हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्रो हाइपोक्रोमिक हो जाता है, मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। तो कलर तो यही रहेगा, शेप की बात करें तो क्या कर जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक, साइज की बात करें क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है साइज में इसका। ठीक है, और प्रोटीन डिफिशियंसी, तो ये जो क्या कर, प्रोटीन क्या करता है, आरबीसी को सिंथेसाइज करता है। तो सिंथेसिस ऑफ आरबीसी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब सिंथेसिस ऑफ आरबीसी जो है नहीं हो पाता, या कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ आरबीसी जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, कम सिंथेसाइज होने लगता है आरबीसी का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, विटामिन B12 का। किसका बात करते हैं, विटामिन B12 का। तो इसमें जो होता है हमारा मॉर्फोलॉजी, अगर आरबीसी की बात करें तो ये हमारा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। साइज तो यही रहेगा, साइज जो हमारा है आरबीसी ये विटामिन B12 में भी इंक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग दूसरा नेम देते हैं, क्या नाम सुने होंगे, परनीसियस एनीमिया। क्या देते हैं, परनीसियस एनीमिया। किसको, विटामिन B12 को। और फोलिक एसिड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि विटामिन B12 से कौन सा एनीमिया होता है, हम कह सकते हैं परनीसियस एनीमिया, या कह सकते हैं अगर पूछे कि दूसरा नेम उसका क्या है तो क्या होगा, परनीसियस एनीमिया। अगर फोलिक एसिड की बात करें तो क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, हम लोग यहाँ मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे, तो विटामिन B12 में क्या था, मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होता है। नॉर्मोक्रोमिक मतलब कलर जो है नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब कलर जो है, कलर ऑफ आरबीसी क्या होता है, नॉर्मल। ठीक, लेकिन साइज की बात कर रहे थे तो साइज जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 क्या बोलते हैं हम लोग, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या, फोलिक एसिड मेगैलोब्लास्टिक है। क्या है, मेगैलोब्लास्टिक। अच्छा, इसको एक नाम और देते हैं परनीसियस एनीमिया, एडिसन एनीमिया। क्या, एडिसन एनीमिया, नेम ध्यान रखिएगा। फिर फोलिक एसिड की बात करें तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मॉर्फोलॉजी क्या होता है हमारा, मेगैलोब्लास्टिक हाइपोक्रोमिक होता है। कलर तो जो है, कलर हाइपो है, कम हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक। और मेगैलोब्लास्टिक ठीक है। फोलिक एसिड को अगर हमसे पूछे कौन सा एनीमिया होता है फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से, ये सब डिफिशियंसी से होगा, इसका डिफिशियंसी। ठीक है, और फोलिक एसिड का भी क्या होगा, डिफिशियंसी होगा। इसको क्या बोलेंगे, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैचुरेशन नहीं हो पाता है। क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ मैचुरेशन फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ द मैचुरेशन फैक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मैचुरेशन फैक्टर का डिफिशियंसी, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और मॉर्फोलॉजी, आप सबकी मॉर्फोलॉजी जरूर ध्यान रखिएगा।
आप अगर कॉपी बनाइएगा तो उसमें जो मॉर्फोलॉजी है सबका एक तरफ लिख लीजिएगा, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका मॉर्फोलॉजी, हाइपोक्रोमिक और मेगालोब्लास्टिक होगा, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ मैचुरेशन फैक्टर, मैचुरेशन फैक्टर कह सकते हैं कि जो डीएनए सिंथेसाइज है, डीएनए पूरी तरह से सिंथेसिस नहीं करता है, डीएनए सिंथेसिस नॉट, ठीक है। डीएनए जो है इसमें जो है डिफेक्टिव हो जाता होगा, फोलिक एसिड क्या हो जाता है, डीएनए डिफेक्टिव, तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाता है और जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेगालोब्लास्टिक। अब मॉर्फोलॉजी इसमें जो हो जाता है हमसे क्या, साइज की बात करें तो कलर जो है हाइपोक्रोमिक हो जाता है, मतलब कलर जो है इसका लेस हो जाता है, ठीक, और मेगालोब्लास्टिक हो जाता है। और विटामिन B12 में क्या था, परनीशियस एनीमिया, एडिशन भी बोलते हैं, ठीक। फिर प्रोटीन देखें और आयरन, ठीक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।